हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सी ए पुष्प गोयल and I am also back after a very long time. And to update you, I have cleared my CA final exams in May 2022 attempt with 7 exemptions. एंड सो मैं पहले आपको अपनी मार्कशीट दिखा देता हूँ एंड उसके बाद इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेरी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो हमारा पेपर 1 होता है उसकी स्ट्रेटजी एंड उसकी सर्टिफाइड कॉपी। मैंने अपनी सर्टिफाइड कॉपी आरटीआई के थ्रू मंगवाई इंस्टीट्यूट से। आई हैव स्कोर्ड 73 मार्क्स इन एफआर एंड हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए, क्या क्या ऐसी चीज़ें जो मैंने की जिससे मेरा 73 स्कोर आया तो आपको वो करना चाहिए, और क्या क्या मेरी गलतियाँ जो मैंने करी वो आपको नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं। पहले मैं आपको अपनी मार्कशीट दिखा देता हूँ कि मेरे किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं एंड देन हम एफआर की कॉपी की तरफ चलते हैं। कि एफआर में मेरे पास 73 मार्क्स और एसएफएम में 76, ऑडिट में 64, लॉ में 63, एससीएमपी में 61, इलेक्टिव लॉ में 68, डीटी में 58, इसमें एग्जाम्शन नहीं आई मेरी, और जीएसटी में 74। तो 7 एग्जाम्शन है, एक डीटी में एग्जाम्शन नहीं है। ठीक है, तो आज एफआर जो 73 मार्क्स जिसमें है आज हम उसका रिव्यू करते हैं। ठीक है, तो ये है मेरी आंसर शीट। तो आई होप आप लोगों को स्क्रीन विजिबल होगी। तो ये है मेरी आंसर शीट एफआर की। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन, अब देखो क्या क्या चीज़ें हमें देखनी थी। एक तो सबसे पहला पेज जो होता है ना ये वाला, अब इसमें आपको एक तो ये वाली चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि आपको टिक ज़रूर करना है कि आपने कौन कौन से क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, आपको ये वाली चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है। ठीक है, टिक हमेशा करें। उसके बाद ये फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन आया था बिजनेस कॉम्बिनेशन का। देखो इंडेक्स 103, 110, ये जो बिजनेस कॉम्बिनेशन कंसोलिडेशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये कोई नई बात नहीं है, सबको मालूम होता है। तो इस चैप्टर को हमेशा हमेशा अच्छे से करें। अब ये कंपलसरी क्वेश्चन में आता है, आप देख सकते हो। मैं आप देखो मार्किंग देखिए आप, ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन था, इसमें मुझे 8.5 नंबर मिले हैं। तो ये आंसर देखते हैं कि मैंने कैसे इसको किया। सबसे पहली चीज़, आंसर आपको ये क्लियरली लिखना है कि कौन सा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो। अगर इसमें ज़रा भी डाउट हुआ है, आपने जल्दबाजी में इसको गलत लिख दिया, तो हो सकता है आपके नंबर डिडक्ट हो जाए। एग्जामिनर को समझ ही ना आए कि आपने कौन से क्वेश्चन का आंसर लिखा है। ठीक है, तो ये आप क्लियरली लिखें, कोशिश करें सेंटर में लिखें। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट रेकमेंडेड होता है कि आप सेंटर में लिखें, जिससे कुछ भी डाउट ना रहे, फिर मिस ना हो जाए एग्जामिनर से। उसके बाद अब देखो वर्किंग नोट। अब एक और क्वेरी जो बच्चों की रहती है कि वर्किंग नोट हमेशा में लास्ट में, जैसे इंस्टीट्यूट सोल्व करता है कि पहले उनका पूरा मेन सॉल्यूशन होता है, वर्किंग नोट्स एंड में होते हैं। तो ऑफ कोर्स यार वो तो मतलब इंस्टीट्यूट करता है, अगर हम खुद सोल्व करने बैठ रहे हैं तो विदाउट वर्किंग नोट्स तो हमें नहीं पता ना कि क्या सॉल्यूशन आएगा, क्या फिगर्स आएंगी एंड ऑल। तो आप स्टार्ट कर सकते हो वर्किंग नोट्स से। देखो मैंने भी शुरू किया और ऐसा कुछ नहीं है गलत है। देखो ये सब फिगर्स सही भी आ रही है, एग्जामिनर ने टिक भी किया हुआ है। ठीक है, तो पीसी निकाल दी मैंने वर्किंग नोट में। उसके बाद और एक और चीज़, हाँ, आपको जो जो कैलकुलेशन हो ना वो जहाँ पे लिख रहे हो उसके नीचे ही दिखा दो, जैसे फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स इशूड, तो इसमें आप ब्रैकेट में बता दो कि ये अमाउंट कैसे आ रही है, कैलकुलेशन यहीं पे दिखा दो आप। ठीक है, फिर कंटिजेंट कंसिडरेशन, इसमें होता है कि विच एवर इज हायर लेना है आपको, तो अब ये दिखा दिया और ये दिखा दिया हायर। अब ये 45 लाख कैसे निकले अमाउंट से, ये भी आपने कैलकुलेशन सारी दिखा देना है यहाँ पे। उसके बाद रिप्लेसमेंट अमाउंट, तो उसकी भी कैलकुलेशन, तो यहाँ पे सारा सही आ रहा है। ठीक है, उसके बाद ये हमारी वो थी क्या, नेट एसेट्स निकाला हुआ है कि नेट एसेट्स कितने हैं। तो ये आप देखो, ये चीज़ ध्यान रखने वाली, रुपीज़ इन लैख। आप सीधी फिगर्स ना लिखे, रुपीज़ लिखे और इन लैक्स लिखे तो बहुत ही अच्छा है कि ताकि एग्जामिनर को पता रहे कि आप क्या फिगर्स लिख रहे हैं। तो ब्रैकेट में रुपीज़ इन लैक्स लिख दिया। उसके बाद आप लिखते जाओ जैसे भी है। ठीक है ना, जो नेगेटिव फिगर्स उनको ब्रैकेट में डाल दिया। अब डीटीए, अब ये चीज़ ना बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी याद रखना। बिजनेस कॉम्बिनेशन जो होता है उसमें डेफर्ड टैक्स एसेट अक्सर बच्चे भूल जाते हैं। तो क्लियरली लिखा नहीं होगा कि आपको डीटीए डीडीएल बनाना है, वो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए कि यार ठीक है, अगर फेयर वैल्यू में चेंज हो रहा है तो डीटीए डीडीएल बनाने की जरूरत पड़ सकती है। और क्वेश्चन में टैक्स रेट दिया होता है तो उससे भी आपको हिंट लग जाता है कि ठीक है डीटीए बनाना है इसमें। तो यहाँ पे ब्रैकेट में देखो, ब्रैकेट में ही मैंने कैलकुलेशन दिखा दिया कि इतना डिफरेंस आया तो इसके आपको इतना डीटीए बनेगा। देखो एग्जामिनर ने टिक भी किया हुआ इसको। फिर कंटिन्यू, और यहाँ पे भी डीटीए ये बन रहा था तो इसको भी मैंने दिखा दिया। और ये मेरा नेट एसेट्स आ गया, प्रोपोर्शनेट शेयर। अब इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं था। अब एनसीआई आपको पता है, एनसीआई में ना 2 मेथड होते हैं, एक तो आप फेयर वैल्यू पे कर सकते हो, दूसरा प्रोपोर्शनेट बेसिस पे। तो अब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा रहा हूँ, तो मैंने यहीं पे नोट डाल दिया। देखो, इन द एब्सेंस ऑफ इन्फो इट हैज बीन एज्यूम्ड कि एनसीआई प्रोपोर्शनेट मेथड पे है। तो जहाँ पर भी, जैसे क्योंकि बहुत केसेस में मिलता है कि जहाँ पर एम्बिग्यूटी होती है या फिर मल्टीपल सॉल्यूशन पॉसिबल होते हैं, तो वहाँ पे आप क्लियरली मेंशन कर दो कि मैंने ऐसे ऐसे एज्यूम किया है एंड अल्टरनेट सॉल्यूशन भी पॉसिबल है। एंड सेकेंडली, शायद इस क्वेश्चन में फेयर वैल्यू दिया भी नहीं हुआ था, तो अल्टीमेटली यही ऑप्शन एक बचता है, बट स्टिल बीइंग ऑन सेफर साइड आप लिख दिया करो ऐसे अजम्पशन। ठीक है, उसके बाद आप देखो यहाँ पे, अब ये क्या है ना, ये वाला जो एरिया है यहाँ पे मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक्स हुई हैं, और ये क्या है, सिली मिस्टेक्स। हम जल्दबाजी करते हैं, और इसका जो रीज़न है ना ये गलतियाँ होने का, ये है हम जब मॉक टेस्ट नहीं लिखते। अनफॉर्चुनेटली मैं भी मॉक टेस्ट इस बार नहीं लिख पाया था सीए फाइनल्स में। ये मेरा पहला ही पेपर था जो मैंने सीधा मेन एग्जाम जाके दिया था। मॉक टेस्ट आपको जरूर लिखने चाहिए, ये बात हम इसके एंड में करेंगे। तो ये सिली मिस्टेक्स थी, कोशिश करो कि कटिंग्स वगैरह ना करो, अवॉइड करो, ये प्रेजेंटेशन के लिए ख़राब है।
हैंड राइटिंग का इतना कोई चक्कर नहीं होता। हैंड राइटिंग आप देखो, मैंने भी कुछ अब समझ में नहीं आ रहा, गेन ऑन बार्गेन परचेज लिखा हुआ है, फटाफट लिखते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सजा सजा के लिखोगे ना पेपर पूरा नहीं होगा। और एफआर तो वैसे भी सबसे लेंदी सब्जेक्ट है हमारे पूरे सीए फाइनल में, तो हैंड राइटिंग का कोई इशू नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये गलतियाँ हो गई। अभी देखो आपको पहले क्रॉस आए हैं, अब तक टिक आ रहा था सब जगह, फिर बैलेंस शीट बनाई। अब बैलेंस शीट में क्या होता है ना, आपको ऐसे बनाना पड़ेगा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। आपको ऊपर हेडिंग डालना चाहिए कि ये है, डेट डाल दी और रुपीज़ इन लैक्स यहाँ पे डाल दिया। वो फॉर्मेटिंग करने की जरूरत नहीं है कि आप सोचो कि मैं स्केल से लाइन बनाऊंगा, पर्टिकुलर्स लिखूंगा, डेबिट क्रेडिट ये सब लिखूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता आप। हाँ, लेकिन ये जो देखो फॉर्मेट है ना, फॉर्मेट आपको कोशिश करो शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। जैसे एसेट्स, उसमें नॉन करंट एसेट्स और ये, तो मैं ऐसे लिखता जा रहा हूँ। देखो नोट नंबर भी दिए हुए मैंने, आगे मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, आपको दिखा देता हूँ। ये देखो मैंने नोट्स बनाया ना, तो किस नोट नंबर पे क्या कैलकुलेशंस आ रही है, तो वो यहाँ पे मैंने रेफरेंस दिया है नोट नंबर का, और वो फिगर्स डाल देंगे। ये सब कुछ ठीक आ रहा है। अब ये अदर इक्विटी, ऊपर कैलकुलेशन मिस्टेक हुई, तो यहाँ पे फिर वो अदर इक्विटी भी अकॉर्डिंगली गलत हो गई। उसके बाद ये बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट मेरी मैच नहीं हुई थी, तो इसलिए मेरा टोटल मैंने डाला ही नहीं यहाँ पे। और ये नोट्स हैं, तो कुछ कुछ कैलकुलेशन एरर्स देखो यहाँ भी हो रहे हैं। लॉन्ग टर्म प्रोविजन गलत हुआ है मेरा, अदर इक्विटी गलत हुआ है, और हाँ, तो कुछ मिस्टेक्स अब आप देख सकते हो यहाँ पे। ये सोल्यूशन मेरा खत्म हो रहा है। इसको क्या हो रहा है, हाँ देखो, तो अब यहाँ पे कि 2-3 जगह ही कट आया है, मतलब 2-3 जगह ही क्रॉस किया हुआ है, बाकी सब जगह आप देखोगे ग्रीन टिक है, मतलब सॉल्यूशन ऑलमोस्ट ठीक है, बट स्टिल मार्क्स देखो आप 15 में से 8.5। तो इसका रीज़न जो मुझे समझ आ रहा है वो ये हो सकता है कि यार अगर आपका फाइनल आंसर ठीक नहीं है ना, जैसे इसका बैलेंस शीट ही मैच नहीं हो रहा, बैलेंस शीट ही टोटलिंग अगर ठीक नहीं हो रही, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा इसके मार्क्स डिडक्ट कर लिए। एक तो पीसी ठीक नहीं आ रहा है, शायद जीवीपी शायद यहाँ या गुडविल आना हो गया, जो भी है, मतलब यहाँ पे एरर है, उसके कारण इन्होंने इतने मार्क्स काट लिए। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि यार आपकी ना घर पे प्रैक्टिस होनी चाहिए मॉक टेस्ट वगैरह सोल्व करने की। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। इसमें क्या सीखने को मिलता है, एक तो आपको सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है। ठीक है, हैंड राइटिंग का कोई इशू नहीं है। आंसर क्वेश्चन नंबर क्लियरली लिखें, आप कौन सा अटेम्प्ट कर रहे हैं, रुपीज़ इन लैक्स में, 1000 में, करोड़ में, वो आप कोशिश करेंगे मेंशन करें। साथ सजावट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लाइन स्केल वगैरह और ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है ना मेरा, ये था इंडेक्स 1 के ऊपर थ्योरी क्वेश्चन। देखो 5 का था, इसमें से 3.5 मिले हैं, तो अभी इंडेक्स 1 के ऊपर बेस था, तो इंडेक्स 1 का नाम लिखा है, उसका देखो नंबर लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है। ठीक है, थोड़ा फिर अभी उस पर था कि आपको करंट लायबिलिटी इसको बनाना है या फिर नॉन करंट बनाना है। तो मैंने पहले बताया कि यार कब करंट बनाते हैं, कब नॉन करंट बनाते हैं। तो 12 मंथ्स नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, और एक वो भी होता है कि फॉर ट्रेडिंग पर्पस के लिए, तो ये सब तो उसके लिए आपको करंट बनाना है, अदर को आपको नॉन करंट बनाना है। तो थोड़ा सा ज्ञान दे दो। उसके बाद गिवन केस, फिर आपको करंट जो सिचुएशन दी है उसको डील करना है। तो एंटिटीज ने ये किया, ये किया, हाउएवर ये, तो सिचुएशन बता करके और ये बताना है। ये सारा हो गया ज्ञान। अब उसके बाद आपको बताना है कि फर्स्ट जो आपका पॉइंट है ये वाला, कि क्वेश्चन में जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें क्या, तो मैंने ये बता दिया, लेकिन इसका कंक्लूजन पे क्रॉस किया, मुझे नहीं पता अभी क्या गलती है, तो वो तो सजेस्टेड आंसर भी आए नहीं, आएंगे तो पता लगेगा। तो ये मेरा फाइनल कंक्लूजन यहाँ पे गलत हो रखा है। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट, सेकंड में आपको ऐसे बताना है। अब जो जो आपको लगती है ना इंपॉर्टेंट चीज़ें, उसको आप अंडरलाइन किया करो। तो सेकंड पॉइंट मैंने बता दिया, सेकंड पॉइंट वाला ठीक था। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट आप देख सकते हो इन्होंने टिक किया हुआ है यहाँ पे, कि वो मेरा सही कंक्लूजन था। एक और चीज़, अब आपने देखा होगा स्टडी मैट में ना जगह जगह काव इन काव आउट दिए होते हैं कि IAS के कंपैरिजन में इंडेक्स में क्या काव इन काव आउट्स हैं। तो वो मुझे ना बाय चांस इस वाले टॉपिक पे याद था कि क्या काव आउट। तो अब जितना ज्ञान होना यार, जो आपको पता हो टॉपिक्स पे, तो आप लिख दो। कोई चीज़ आपको पता है बट आप आंसर शीट में अगर नहीं लिख रहे हो ना, तो फिर उसका कोई यूज़ नहीं है। तो मुझे बाय चांस याद था कि IAS में इसका ट्रीटमेंट अलग होता है, इंडेक्स 1 में अलग होता है। तो मैंने यहाँ पे नोट डाल के देखो ये लिख दिया, इंडेक्स डिफर्स फ्रॉम IAS में सिचुएशन को एग्जामिन करते हैं ओनली ऑन रिपोर्टिंग डेट पे। ठीक है, तो अब इसमें आप देख सकते हो ये क्वेश्चन मेरा था ये, तो इसमें से 5 में से 3.5 मिले हैं। ठीक है, फिर अब आंसर 2 है, अब ये CSR के ऊपर था। अब इसमें आप देखो मुझे 6 आउट ऑफ 6 मार्क्स दिए हुए, थ्योरी क्वेश्चन था CSR की एप्लीकेबिलिटी पे। तो इससे पता लगता है तो कितना इंपॉर्टेंट है CSR का चैप्टर। लास्ट में एक चैप्टर दिया हुआ है, बच्चे अक्सर छोड़ भी जाते हैं इसको, तो छोड़ने वाला नहीं है यार, सिंपल है, ईजी भी है और स्कोरिंग भी है। 6 मार्क्स का देखो क्वेश्चन आया हुआ है। तो मैंने इसमें क्या लिखा, पहले कंपनीज एक्ट का सेक्शन अंडरलाइन भी किया 135। ठीक है, स्टैट्यूट का नाम लिखा कंपनीज एक्ट, और फिर प्रोविजंस लिखे कि एवरी कंपनी, होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी एंड फॉरेन कंपनी एज डिफाइंड इन सेक्शन 2/42। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आपको इतना लेवल तक याद रखने की, आपको सेक्शन वगैरह भी याद रखने हैं। ठीक है, बट जितना आपको आता हो एटलीस्ट उतना तो लिखो। तो मैंने ये लिख दिया। उसके बाद किन किन को CSR से कंप्लाई करना पड़ता है, फिर कंडीशंस बता दी कि आपका नेट प्रॉफिट इतना होना चाहिए, नेटवर्थ इतना, टर्नओवर इतना होना चाहिए, एंड इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में। इसमें क्या था ना, पहले होता था एक सर्कुलर होता था MCA का, जिसमें लिखा हुआ था कि इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर शैल बी रेड एज प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स। तो अब इन्होंने उसको शायद अमेंड करके ना इमीडिएटली प्रीसीडिंग ही कर दिया कि आपको सिर्फ पिछले इस साल का ही देखना है। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया।
फिर नेक्स्ट में मैंने बताया कि एक बार जो कंपनी CSR में कवर हो जाती है उसको CSR कमेटी बनानी पड़ती है। तो पूरा जितना आपको प्रोविजन पता ना वो पूरे एक्सप्लेन कर दो। फिर फर्स्ट पॉइंट जो इन्होंने पूछा था उन्होंने बता दी कि करंट ईयर में क्या आपको ये देखना है और ये इसकी फिगर्स हैं, इस फिगर्स में ये है, अकॉर्डिंगली कंक्लूजन यहाँ पे लिखा है अंडरलाइन करके कि एग्जामिनर को दिख जाए कि फाइनली आपने क्या कंक्लूड किया एंड इट इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए CSR कमेटी। और फिर इसका कॉम्पोजिशन भी बता दिया कि एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए इंक्लूडिंग 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ठीक है, तो जितना आपको पता उसको अच्छे से बताओ, कंक्लूजन क्या है अंडरलाइन करो। फिर एक ये ना एग्जाम से थोड़ी देर पहले ही मैंने पढ़ा था कि CSR कमेटी बनाने की एक एक्सेप्शन होती है कि कब आपको नहीं बनानी पड़ती, तो वो भी मैंने लिख दी कि इट इज़ टू बी नोटेड कि कंपनी जो अप टू 50 लाख रुपये स्पेंड करती है उसको कमेटी बनाने की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो देखो यहाँ पे एग्जामिनर ने टिक भी किया हुआ इसको पढ़ के ना। तो अब ये फुल फ्लैज्ड आंसर हो गया। पहले सेक्शन बता दिया, सेक्शन के प्रोविजंस बता दिए, उसके बाद कमेटी के बारे में बता दिया, फिर करंट जो सिचुएशन दी हुई है उस पर अप्लाई करके बता दिया एंड कंक्लूजन बता दिया, और जो एक एक्सेप्शन थी वो भी बता दी। तो इसलिए इन्होंने, और एक सेकंड पॉइंट भी था इसमें, तो सेकंड पॉइंट ये था तो कि अमाउंट आपने एक्चुअल में स्पेंड नहीं किया है, सिर्फ एक तरह से प्रोविजन बनाया, तो क्या वो CSR एक्सपेंडिचर माना जाएगा। तो अब ये इंस्टीट्यूट के कीवर्ड्स है, ईयर मार्क करना, एक्सपेंडिचर को ईयर मार्क करना, मतलब उसको एक ठीक है नाम दे देना कि हम ये स्पेंड करेंगे। तो मैंने इसको अंडरलाइन किया, आप देखो मेयर ईयर मार्किंग ऑफ द सेड अमाउंट, उसको हम एक्सपेंडिचर नहीं मानते, तो वो भी लिखा है और कंक्लूजन लिख के कि इतना नहीं सिर्फ इतना ही माना जाएगा। तो इस पर एग्जामिनर टिक करके फुल मार्क्स दिए होंगे। ठीक है, तो कोशिश करो पहले आप प्रोविजन समझाओ कि क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या नहीं, उसके बाद आप उसको करंट सिचुएशन में अप्लाई करके बताओ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 2B। अभी ये इंड AS 115 की थियरी पे था। आप देखो थियरी जितना बच्चे पूछते हैं ना कि थियरी इंपॉर्टेंट है या नहीं, तो इंटर लेवल पे तो हमारे लिए थियरी इंपॉर्टेंट नहीं होता इतना अकाउंट्स में, लेकिन फाइनल लेवल पे FR में थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। अभी आपने देखा CSR वाला भी थ्योरी के ऊपर बेस्ड था, और ये 2B और 2C ये शायद दोनों ही इंड AS 115 की थ्योरी पे बेस्ड क्वेश्चन आए हैं। अब ये देखो ये था आपका उस पर रेवेन्यू रिकग्निशन के ऊपर। तो पहले मैंने इंड AS का नाम बताया, नंबर बताया, फिर ये भी बताया कि 5 स्टेप मॉडल है, फिर बताया कि कंट्रोल की रेवेन्यू कब कब कैसे कैसे रिकग्नाइज हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन रेवेन्यू रिकग्निशन का था। तो ओवर द, अब मुझे नहीं पता है इसमें इन्होंने क्रॉस क्यों कर दिया, इनको क्या पसंद नहीं आया इसमें कि रेवेन्यू ओवर द टाइम या फिर एट ए पॉइंट इन टाइम दो तरह से रिकग्नाइज होता है। फिर मैंने बताया कि कंट्रोल कैसे ट्रांसफर होते हैं, और फिर ये करंट केस बताया कि यार 2 केसेस में बताना था कि मशीन के केस में कब होगा और स्पेयर पार्ट्स के केस में कब होगा। फिर मैंने इसको यहाँ पे एनालाइज किया कि इन केस ऑफ मशीन क्या करेंगे हम, ऐसे ऐसे पेमेंट पोजीशन सब हो गया, तो इसलिए इसको देखो बॉक्स में डाल दिया ताकि एग्जामिनर को दूर से हाईलाइट हो जाए कि ठीक है इस फाइनेंशियल ईयर में इसको रिकग्नाइज करना है। स्पेयर पार्ट्स के केस में एक बिल एंड होल्ड मॉडल हमारा एक कॉन्सेप्ट आता है इंड AS 115 में, तो ये उसके ऊपर बेस्ड था। तब मैंने क्या किया कि ये केस है, कस्टमर ने बोला है कि यार ठीक है आप इसको रखो मैं मंगवा लूँगा, तो फिर बिल एंड होल्ड मॉडल की थ्योरी मैंने समझाई, कॉन्सेप्ट बताया है, कंडीशंस क्या होती हैं वो बताइए, उनको अंडरलाइन किया है, एंड फिर उसको कंक्लूड किया है कि अकॉर्डिंगली आपको इसी ईयर में, और इसको भी वो किया है मैंने बॉक्स में डाल दिया फाइनल कंक्लूजन। अब मुझे नहीं पता इन्होंने इसके बावजूद 6 में से 4.5 मार्क्स दिए हैं, मे बी शायद उन जो 2 जगह इन्होंने क्रॉस किया हुआ था उसके कारण, बट ठीक है आपको ऐसे अटेम्प्ट करना है। देखो सब जगह इन्होंने टिक किया हुआ है। तो इंड AS का नाम, नंबर, कॉन्सेप्ट के बारे में ये सब कॉमन चीज़ें अब तक आ रही हैं हर क्वेश्चन में। ठीक है, फिर ये देखो 2C, फिर इंड AS 115 की थ्योरी के ऊपर, ये था राइट टू रिटर्न के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने नंबर लिखा, नेम लिखा, अंडरलाइन किया, राइट टू रिटर्न का कॉन्सेप्ट समझाया, है ना। उसके बाद फिर मैंने ये बताया कि ठीक है इतने आपने सेल किया है, उसमें से कितना आपको रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है, कितना आपको रेवेन्यू रिकॉर्ड, कितनी रिफंड लायबिलिटी रिकॉर्ड करनी है, कितने का आपको एसेट्स रिकॉर्ड करने हैं। एक कैलकुलेशन आपको क्लियरली दिखानी चाहिए एग्जामिनर को ताकि उसको पढ़ने में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो देखो आप टिक कर रखे हैं सब जगह एग्जामिनर ने। और 2C मुझे अब इसमें नहीं पता, देखो कुछ भी गलत नहीं है, आप देख सकते हो यहाँ से आंसर स्टार्ट हो रहा है, ये भी टिक है, ये भी सही है, और उसके बाद ये सब कैलकुलेशन सही है। उसके बावजूद उन्होंने 8 में से 5.5 दिए हुए हैं। अब मुझे नहीं पता ये 2.5 नंबर किस बात के काटे में इन्होंने, बट ठीक है वी कांट डू एनीथिंग, है ना। अब अच्छा इसमें एक और पॉइंट था, ठीक है आगे, अच्छा सेकंड पॉइंट भी है, वो भी पूरा करेक्ट है। अब देख लो वो इंड AS 115 बताया हुआ है, थ्योरी बताई हुई है। अब वेरिएबल कंसिडरेशन होती है इंड AS 115 के अंदर, तो उसमें ना ये कीवर्ड्स होते हैं कि आपको वेरिएबल कंसिडरेशन तब रिकॉर्ड करना है व्हेन इट इज कंक्लूडेड दैट सिग्निफिकेंट रिवर्सल विल नॉट अकर व्हेन अनसर्टेनिटी इज रिजॉल्व्ड। तो आप देखो ये कीवर्ड मुझे एज इट इज ध्यान दें, मुझे एज इट इज मैंने इनको लिखा हुआ है स्टडी मैट में जो कंडीशन होती है उसी को मैंने अंडरलाइन भी किया है। फिर मैंने करंट केस में समझा है कि इतना सेल्स हुआ, आपका ये अमाउंट्स हैं, और ऐसे ऐसे आपको इतना रेवेन्यू, इतना लायबिलिटी रिकॉर्ड करना चाहिए। देखो सब कुछ करेक्ट है, फिर भी 8 में से 5.5 नंबर दिए हुए हैं। सो इसका हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे तरफ सिर्फ पेपर लिखना है। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। फिर हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। अब देखो 3A ना 7 आउट ऑफ 7 मार्क्स मिले हुए हैं। ये था एम्प्लॉय बेनिफिट्स के ऊपर जो हमारा होता है ना PVDBO वाला, प्रेजेंट वैल्यू डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन। अब उसमें एक तो ये बनाना था, प्लान एसेट्स का अकाउंट बनाना था और ऑब्लिगेशन वाला अकाउंट बनाना था। तो
तो अब देखो सब कुछ करेक्ट है, इसमें कोई इशू नहीं है, और एक रिकन्सिलिएशन बनानी थी तो वो बना, अब इसमें एक फिगर गलत है, बट ठीक है, यहाँ पे उन्होंने पिछले में उन्होंने फालतू में काटे तो यहाँ पे उन्होंने ग्रेस दे दिया, क्योंकि एक फिगर गलत है, स्टिल उन्होंने 7 आउट ऑफ 7 मार्क्स दिए हुए हैं। तो ये देखो क्लियर है, अमाउंट टू बी रिकग्नाइज कितना, और यहाँ पे रुपीज़ का साइन मैंने आपको पहले भी समझाया था कि आप लिखा करो रुपीज़ है या इन लैक्स है जो भी है। तो मैंने रिकन्सिलिएशन यहाँ पे पूरा बता रखा है कि ये ठीक है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये देखो, ये आपका इंड एस 23 बोरोइंग कॉस्ट के ऊपर क्वेश्चन था कि आपको कितना, अब इंटरेस्ट की अमाउंट दी हुई थी, एक्सपेंडिचर दिया होता कि आपको कितना कैपिटलाइज करना है, कितना क्या करना है। तो इंडेस का नंबर दिया, बोरोइंग कॉस्ट नेम दिया, कॉन्सेप्ट बताया, कीवर्ड्स लिखे हैं क्योंकि थ्योरी है ना, तो कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो रिक्वायर टू कैपिटलाइज है ना, क्वालिफाइंग एसेट, फिर क्वालिफाइंग एसेट का डेफिनेशन समझाया कि वो एसेट जो सब्सटेंशियल टाइम पीरियड लेते हैं, रेडी फॉर इंटेंडेड यूज़ के लिए। सब्सटेंशियल टाइम आपका डिफाइंड नहीं है, जनरली 12 मंथ्स हम लेते हैं। फिर बताया कि आपको कैसे कैसे रखना है, अबव केस, फिर करंट केस समझाया कि क्या करना चाहिए, मैनेजमेंट कंसिडर कर रही है इसको सब्सटेंशियल पीरियड, है ना। उसके बाद ये देखो, लोन की अमाउंट इतनी थी, ये आपका एक्सपेंडिचर है, इंटरेस्ट कितना कैपिटलाइज करना है, कितना आपको प्रॉफिट एंड लॉस में डालना है। और फिर एक सेकंड ऑप्शन था कि अगर पूरा अमाउंट जो है तब तक अगर एसेट कंप्लीट हो गया तो फिर वो क्वालिफाइंग में फॉल नहीं करेगा, तो इसलिए वो कुछ भी कैपिटलाइज नहीं होगा। तो मैंने बोल दिया कि एंटायर इंटरेस्ट आपका P&L में जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था, आप देखो कौन सा क्वेश्चन है ये, 3B। तो 3B में आप देखो 7 में से 6 मार्क्स दिए हुए हैं, तो ठीक है, इतना यार चलता है। तो अब देखो पूरा करेक्ट है। तो ऐसे आपको क्लियरली समझानी है कि चीज़, हैंड राइटिंग का कोई भी इशू नहीं है, आप लिखते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेजिबल ज़रूर होनी चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप सजा के लिखो, लेकिन लेजिबल उसको समझ तो आए, ठीक है। उसके बाद हमारा आंसर आता है 3C में कितने मार्क्स है, देखो 6 में से 5 मार्क्स यहाँ दिए हुए हैं। अब ये भी कुछ गुडविल के ऊपर था, गुडविल और फॉरेक्स से रिलेटेड था। तो ये ना मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक है, ये एक और पॉइंट आ रहा है जहाँ पे आपको सिली मिस्टेक नहीं करनी होती। देखो मैंने सब कुछ ना ठीक कर रहा हूँ, मैं परचेज कंसिडरेशन लिखा, नेट एसेट्स लिखा, गुडविल आ गया, और रुपीज़ में करने को 71.5 को 0.3 से करना था। अब इसको मैंने शायद 3 से कर दिया और मैंने यहाँ पे लैक्स लिख दिया। अब मुझे नहीं पता यार, यहाँ पे कुछ गलत है, शायद इन्होंने इसको कट किया हुआ है, ठीक है। तो आप कोशिश करोगे यार जो फिगर्स चल रही है ना उसी में रखो, तो इसको 0.3 से करके आप सीधा मिलियंस में आंसर डाल दो। और फिर मैंने इंडेस 21 का बता दिया, नेम लिखा है, देखो इफेक्ट ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज, जो भी प्रोविजन था वो समझा दिया, किस रेट पे आपको कन्वर्ट करना है। अब 3C इसमें इन्होंने मुझे 6 में से 5 मार्क्स दिए क्योंकि ऑलमोस्ट करेक्ट है। और आगे एक और पॉइंट भी है इसके अंदर, ये देखो यहाँ पे गलत हो गया, ये इन्वेंट्री के बारे में पूछा था, इसका एक्चुअली मुझे आइडिया नहीं था, तो मुझे जो उस टाइम अंडरस्टैंडिंग थी मेरी, समझ आया, उसके अकॉर्डिंग मैंने बना दिया। तो ये ऑलमोस्ट देखो इसमें भी गलत है और यहाँ पे भी गलत है, बट ये वाला जो कुछ पोर्शन सही है, तो इन्होंने 6 में से 5 नंबर इसमें दिए हुए हैं। उसके बाद आता है फोर्थ, मैंने अटैम्प्ट नहीं किया क्योंकि आपको पता है 6 क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका मैंडेटरी होता है एंड बाकी में आपको ऑप्शन होता है कि आप बाकी बचे हुए 5 में से कोई भी 4 अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो फोर्थ मैंने किया नहीं, आप देख सकते हैं यहाँ पे 0-0 है। अब फिफ्थ क्वेश्चन है, देखो अब 5A है ना, 8 में से 2 नंबर है। अब इसमें कुछ चीज़ें सीखने की जो मैं गलत हूँ। अब यार उस पर था, मुझे इंडेक्स का ना शायद यहाँ पे देखो मैंने लिखा नहीं हो, मुझे नंबर याद नहीं आ रहा था कितना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, ब्लैंक छोड़ दिया था। नेम मैंने लिखा हुआ अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स डिस्क्लोजर वर्सेस टेंस, इसका मुझे कोई भी आइडिया नहीं था इस क्वेश्चन का, मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से लिखा। अब इसमें अब सजेस्टेड आएंगे तो पता लगेगा क्या सही है क्या नहीं। तो मैंने कंडीशंस डाली कि यार ग्रांट अनकंडीशनल है, ये होना चाहिए, एंटायर ग्रांट P&L में डाल दो। अगर ग्रांट कंडीशनल है तो आप कंडीशन जैसे जैसे पहले डेफर्ड ग्रांट में डालो, फिर जैसे जैसे कंडीशन पूरी होती जाए वैसे वैसे P&L में डालो। अब ये सब कुछ इन्होंने गलत किया हुआ है, तो 0 मार्क दिया हुआ है इसमें। फिर नेक्स्ट देखो सारा ये पूरा आंसर गलत है मेरा, ठीक है। उसके बाद हाँ, जो सेकंड पॉइंट था अब ये करेक्ट आ रहा है, ये वाला जो है इसका मुझे आइडिया था, तो मैंने इसको लिखा कि कैसे करते हो आप इसको एक्सपेंडिचर की रेशियो में और ऐसे ऐसे इनकम को एलोकेट किया। तो इसका है देखो 2 पॉइंट्स थे इस क्वेश्चन में, फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट पॉइंट मेरा पूरा गलत है, सेकंड मेरा पूरा सही है, फिर भी मार्क्स मिले 8 में से 2, ठीक है। तो मे बी वेटेज उनका डिफरेंट होगा फर्स्ट और सेकंड पॉइंट का। तो अब इससे क्या पता लगता है कि यार देखो इंडेक्स कहने को छोटा सा इंडेक्स है अकाउंटिंग फॉर ग्रांट्स का, मुझे नहीं आता था ना, तो अभी 8 नंबर के क्वेश्चन की मेरी धज्जियाँ उड़ गई। तो 8 में से मुझे 2 नंबर मिले हैं। तो आप ना छोड़ के नहीं जा सकते कोई भी कॉन्सेप्ट। और ये जो ABC एनालिसिस वगैरह होते हैं ना यार, ये सिर्फ रेफरेंस के लिए होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इन पे सोल रिलायंस कर लो कि ठीक है मैं तो सिर्फ A और B कैटेगरी ही पढ़ के जाऊँगा, C तो मैं पढ़ूंगा ही नहीं, या फिर C को मैं सिर्फ ओवरव्यू करूँगा, मैं अच्छे से नहीं पढ़ूंगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ टीचर्स जो भी फैकल्टीज बनाती है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, ये सिर्फ अपने एनालिसिस के बेसिस पे बनाते हैं। बट इसका ये मतलब नहीं है कि C वाले में से आएगा ही नहीं या बहुत ही कम आएगा। तो अब देख रहे हो अब तक काफ़ी इंडेक्स कवर हो चुके हैं, फॉरेक्स भी आ चुका है, बोरोइंग कॉस्ट भी आ चुका है, ग्रांट्स वाला भी आ चुका है, कंसोलिडेशन तो आना ही था, इंडेक्स 115 में 2 क्वेश्चन आ चुके हैं, तो सभी इंडेक्स में से पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर अब ये भी उसमें कुछ गलत है, ये वो ग्रांट वाले क्वेश्चन कंटिन्यू हो रहा है अभी। फिर नेक्स्ट है 5B। 5B में 8 में से 4.5 नंबर दिए हैं, ये उसका था नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल पे, इंडेक्स 105 के ऊपर। तो ये यार इन्होंने पता नहीं किस चीज़ पे क्रॉस किया हुआ है। तो डिस्पोजल ग्रुप का था ये कुछ कैलकुलेशन यहाँ पे, ठीक है।
देखो कुछ कैलकुलेशन यहाँ पे ठीक है 5B के अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो आप आ रहा है ये वाली, ठीक है। अब यहाँ पे पता नहीं उन्हें क्या पसंद नहीं आया, मेरा शायद मेरे अकॉर्डिंग तो ये प्रोविजन सही थे यार, बट सजेस्टेड में पता लगेगा। मैंने लिखा था कि इम्पेयरमेंट लॉस आपको डाल देते, पहले गुडविल में जाएगा, फिर अदर एसेट्स में जो जो इंडेक्स के स्कोप में फॉल करते हैं, और ये भी लिखा है। अब यहाँ पे पता नहीं कैसे कैलकुलेशन एरर हुआ है शायद मुझसे, यहाँ भी कैलकुलेशन एरर्स है, तो कुछ फिगर्स सही है, कुछ गलत हैं। तो आप देख सकते हो अब ये मुझसे गलती हुई थी, तो मैंने सारा क्रॉस किया, इसको भी इन्होंने कट किया हुआ है। कुछ फिगर्स ठीक है, तो मतलब पार्शियली करेक्ट है, पार्शियली इनकरेक्ट है। देखो आधी फिगर्स सही आ रही है, आधी नहीं आ रही है। तो अब ये 5B था, तो 5B में 8 में से 4.5 नंबर दिए, क्योंकि ऑलमोस्ट हाफ करेक्ट हाफ इनकरेक्ट ऐसा चल रहा था। अब 5C ना आपका EPS के ऊपर था। अब EPS वाले में ना मुझे बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन था। अब बेसिक EPS तो यार कोई भी निकाल देता है, मतलब बहुत ही सिंपल है ना, बचपन से निकालते आ रहे हैं बेसिक EPS तो अर्निंग डिवाइड बाई वेटेड एवरेज तो आराम से निकाल दिया, मेरा करेक्ट भी आ गया। अब फाइनल आंसर भी यहाँ भी गलत है, देखो बचपन से करें फिर भी मुझसे गलत हो गया। मुझे नहीं पता क्या गलती है यहाँ पे, मैंने मतलब चेक नहीं किया। और डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर भी शायद गलत ही होगा, ये भी देखो। हाँ, तो ये मैंने अर्निंग्स जो निकाली कुछ मतलब बहुत ही बाई चांस कुछ ठीक आ रहा है, ऑलमोस्ट सारा ही गलत ही। और 5C में आप देख सकते हो 4 में से 1 ही नंबर दिया है, तो वो ठीक है, थोड़ा फॉर्मूला का और कुछ एक आधी फिगर सही है इसमें ये वाली, तो उसको उन्होंने 1 नंबर लोड कर दिया। तो देखो 33 इंडेक्स 33 है ना, ये भी अच्छे से टेस्ट हो गया आपका। तो आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है, सब कुछ आपको अच्छे से करके जाना चाहिए जितना हो सके, मैक्सिमम पॉसिबल। अब आ रहा है आंसर 6A। आप देखो 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स दिए हुए। ये कौन सा क्वेश्चन था ये यार? ये ना ऐसी था, मतलब बेसिक चीज़ें थी, जैसे P रेशो दिया हुआ है, डिस्काउंट फॉर लैक ऑफ एडजस्टमेंट, P रेशो, ये अब शायद उसमें होगा ये ना, फेयर वैल्यू वाला जो हमारा इंडेक्स है ना, उसमें से था ये। कंपनी की वैल्यू निकालनी थी, वैल्यू पर शेयर निकालनी, तो ये पूरा करेक्ट है। देखो छोटा सा क्वेश्चन है, आप देखो 5 मार्क्स थे इसके, 5 मार्क्स का है, और ये इतना सा क्वेश्चन है सिर्फ। तो बात ना आपकी प्रैक्टिस की होती है कि आपने अगर कवर किया हो तो सिर्फ 5 नंबर, आपको इतना सा लिखने में 5 नंबर मिल रहे हैं। फिर आपका 6B में भी आप देखो, 6B में आपको 5 में से 4 नंबर मिले हुए हैं। मतलब ये था फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का। अब ये ना बस टचवुड, मैंने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पाया था मैं, बहुत ही मुझे रफ आइडिया था सिर्फ इसका, एंड फॉर्चुनेटली एक बहुत सिंपल ईजी क्वेश्चन आया था फाइनेंशियल का, तो मैं उसको अटैम्प्ट कर पाया आराम से, मतलब बिल्कुल भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि बेसिक्स पता थे कि कैसे करना है, क्या अमोर्टाइजेशन मेथड क्या होता है, FV TPL FVOCI ये सब क्या होते हैं, कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, ये तो पता था। जैसे डी रिकग्निशन है, हेज अकाउंटिंग है, गारंटीज़ हैं, और ये जो कुछ कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स है ना, वो उनका डेरिवेटिव अकाउंटिंग है, ये सब नहीं आते थे मुझे। अब देखो इसमें सिंपल क्वेश्चन आया था, तो मैंने इसको पूरा फॉर्मेट बना करके, क्या डेट्स हैं, ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, पेमेंट्स, क्लोजिंग, सब कुछ लिखा हुआ है, देखो एग्जाम में टिक किया हुआ है। फिर फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ को कैसे रिकॉर्ड करना है, क्या वैल्यू ऑफ लोन, तो इसमें 6B में आप देखो 5 में से 4 नंबर दिए हैं, जबकि सब कुछ करेक्ट है, फिर भी 1 नंबर काटा है। वाह, तो अब देखो सब कुछ सही है यहाँ पे, ठीक है ना, टिक टिक टिक। ये भी फाइनल आंसर जो भी है, अब कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ये भी टिक है, और नोट भी दिया हुआ है कि अपफ्रंट फी जो ऑलरेडी कंसिडर्ड है इफेक्टिव रेट निकालने में, इसलिए अब 500 रुपये की ना अपफ्रंट फी दी हुई थी, तो वो हमारी जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट भी दिया हुआ था। जब रेट नहीं दिया होता ना, तब हम उस फीस को कंसिडर करके इफेक्टिव रेट निकालते हैं, बट यहाँ पे उन्होंने इफेक्टिव रेट दे दिया, तो उस अपफ्रंट फी का कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं करना था, इसलिए मैंने यहाँ पे नोट में डाल दिया कि अपफ्रंट फी जो है वो इफेक्टिव रेट में ऑलरेडी कंसिडर्ड है, इसलिए मैंने इसका 2 बार इसको इग्नोर कर दिया, तो ये करेक्ट है पूरा। तो 5 में से 4 नंबर दिए हुए हैं, ठीक है। फिर आता है आपका 6C, यार लोड नहीं हो रहा है, हाँ ये रहा। अब देखो 6C इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इंडेक्स 40 के ऊपर था। देखो इंडेक्स 40 नंबर लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है, बताया हुआ है कि प्रॉपर्टी जिसका कोई यूज स्पेसिफाइड नहीं है ना, एंटिटी को पता नहीं है कि हम किस लिए खरीदी हमने प्रॉपर्टी, तो उसको हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। तो अब आपको देखो इसमें 3 पॉइंट्स थे, 3 या 4 कुछ पॉइंट्स होंगे इसमें, हाँ 4 पॉइंट्स थे, तो मैंने वो पूरा एक का समझा रखा है कि क्या होगा इसमें। चेंज इन यूज़ हुआ है तो ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी मानेंगे, इंडेक्स 16 के अंदर भी चेंज इन यूज़ होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे नो, देखो जो फाइनल कंक्लूजन है वो क्लियरली बताया हुआ है पहले स्टार्टिंग में कि यार ये येस होगा, ये नो होगा। अब यहाँ पे नो होगा, फिर उसका रीज़न बताया कि क्यों होगा, तो मैंने नो बता दिया। फिर नेक्स्ट में भी नो आएगा, वो भी मैंने बता दिया कि इंडेक्स 8 ये कहता है कि यूज़ चेंज होना चाहिए, ना कि सिर्फ आपका ओपिनियन चेंज होना चाहिए। उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट में मैंने येस, तो आप क्लियरली बताओ, जब इस तरह क्वेश्चन आता है ना जिसमें आपको ट्रू फॉल्स बताना होता है, तो पहले आप अपना कंक्लूजन लिख दो, येस या नो, ट्रू या फॉल्स, फिर उसका रीज़न बताओ कि आपने जो रीज़न मतलब कंक्लूजन किया ये किस के बेसिस पे किया है, ठीक है। तो आप देख सकते हो 6C है ये, 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स दिए हुए हैं, क्योंकि पूरा करेक्ट है।
ऐसे ही 6D आया। अब इसमें भी क्या है, देखो ये भी एक्विजिशन से रिलेटेड लग रहा है। परचेज कंसिडरेशन निकाला हुआ है, शेयर्स यहीं पे कैलकुलेशन बता रखी हैं, डेफर्ड कंसिडरेशन, कंटिजेंट कंसिडरेशन, है ना। और फिर अब कटिंग हो गई, मैंने यहाँ पे काट दिया। तो ऐसा कोई इतना वो पहाड़ नहीं टूट जाएगा, कुछ गलत हो गया ना तो उसको सीधा वैसे काट दो। ऐसे ऐसे मत करना उसको कि आप पूरा ऐसे ढक देते हो कि एग्जामिनर पढ़ भी ना पाए, ऐसा कुछ नहीं है। उसको काट दो, उसको एक इंडिकेशन मिलना चाहिए कि ठीक है ये बच्चे ने काटा हुआ है। फिर आगे की कैलकुलेशंस, फिर गुडविल का इम्पेयरमेंट और इसका क्या ट्रीटमेंट पीएनएल में डालना है, अगर एनसीए फेयर वैल्यू मेजर्ड है तो कैसे ट्रीटमेंट होगा, ये वो है। ये इसमें ना इम्पेयरमेंट और जो बिजनेस ये वाला है, बिजनेस कंसोलिडेशन एंड बिजनेस कॉम्बिनेशन, ये सब दोनों का मिक्स एक कॉन्सेप्ट आता है। गुडविल की जो होती है इम्पेयरमेंट, तो ये अभी स्टडी मैट में इसका इलस्ट्रेशन भी है इसके ऊपर एक, तो इसके ऊपर क्वेश्चन। अब फाइनल शायद में भी कुछ कैलकुलेशन एरर रहा होगा, तो इन्होंने गलत कर दिया यहाँ पे। कौन सा ये 6, कौन सा क्वेश्चन चल रहा है, 6D चल रहा है। तो 6D में आप देखो छोटी सी एरर है, पूरा सही चल रहा है ना, लास्ट में एक छोटा सा एरर था, फिर भी इन्होंने देखो 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स दे रखे हैं। तो ये थी हमारी आंसर शीट, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया मेरा पेपर। तो आप देख सकते हो इसमें मेरे 72.5, तो 73 मार्क्स मेरे शीट में थे। तो अब ये तो थी मेरी सर्टिफाइड कॉपी। तो इसमें हमने क्या क्या चीज़ें सीखी, मैं एक बार आपको समराइज़ कर दूँ। एक तो आपको कौन सा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करें उसको आपको क्लियरली बताना है, ठीक है ना, क्लियरली सेंटर में लिख दिया करो कि ये आंसर है, उसका कौन सा पार्ट है। दूसरी चीज़ कि क्या हमें सीरियल वाइज ही चलना होता है क्वेश्चन के, बिल्कुल नहीं। जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आते हैं उनको आप पहले अटैम्प्ट करें, क्यों, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, आपको पता है। जो आपको बिल्कुल अच्छे से आते हैं ना उनको आप अटैम्प्ट करते जाएं। हाँ बस ये चीज़ ध्यान रखिए, आंसर जो कौन सा आंसर अटैम्प्ट करोगे आप प्लीज़ क्लियरली मेंशन करें। आपको पहले 4th क्वेश्चन आता है वो अटैम्प्ट करो, आपको उसके बाद 3rd आता है, फिर आपको 6th आता है, जैसे मर्जी आप अटैम्प्ट करते जाओ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हैंड राइटिंग का कोई इशू नहीं है, सजाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लेजिबल होना चाहिए, समझ आना चाहिए। जर्नल है, अकाउंट्स हैं, इसमें आपको स्केल की जरूरत नहीं है, कोई पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट ये सब लिखने की जरूरत भी नहीं है और टाइम भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद हैंड राइटिंग का कोई इशू नहीं है, सिली मिस्टेक्स नहीं करना, सिली मिस्टेक्स नहीं करनी, ध्यान से पेपर करना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना। जल्दबाजी करो, आंसर लिखने में थोड़ी स्पीड बढ़ा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो। अगर क्वेश्चन ही गलत पढ़ लिया ना तो ऑफकोर्स आंसर तो गलत होने ही वाला है, ठीक है। ये चीज़ मैंने सीए इंटर के पेपर में एक्सपीरियंस करी थी। उसमें ना एडवांस्ड अकाउंट्स में वो था, पार्टनरशिप के ऊपर एक क्वेश्चन था, एडवांस में था या अकाउंट्स में था, आई डोंट रिमेंबर। तो उसमें ना वो था, डिसोल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन आया था। तो मैंने सिर्फ एक 500 रुपीज़ का डिस्काउंट की अमाउंट थी कि डेटर से कम अमाउंट रिकवर हुआ है, वो जल्दबाजी मैंने वो नहीं पढ़ा इतना सा, और उस चक्कर में मैंने पूरा क्वेश्चन ना एग्जैक्ट वाली अमाउंट पे सोल्व कर दिया, डिस्काउंट कंसिडर करने के बजाय, मतलब इग्नोर करके। वो 500 मेरे ध्यान नहीं रहा। अब लास्ट में जाकर के मुझे ना बाई चांस मेरी नज़र पड़ी क्वेश्चन में उस लाइन पर कि यार 500 का डिस्काउंट था। अब वो पूरा मैं अटेम्प्ट कर चुका था, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मैंने उसको पूरे को काटा, 2 पेज पे वो क्वेश्चन आंसर मेरा आया था। उस पूरे को मैंने कट किया, मतलब पहले कट नहीं किया, मैंने पहले आगे जाकर के एक्स्ट्रा शीट लेकर के उस पूरे को अटेम्प्ट किया, उस 500 को कंसिडर करके फाइनल सोल्यूशन किया। जब मेरा सोल्यूशन पूरा हो गया तब मैंने पुराने वाले क्वेश्चन को कट किया। एक ही चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने वाली, जब भी आपको कुछ एक आंसर गलत हो जाए ना, आपको लग रहा है कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो गई है, तो पहले मत काटो उसको, पहले जो आपको करेक्ट सॉल्यूशन होना चाहिए उसको अटेम्प्ट करो। जब वो कंप्लीट हो जाए ना फिर दूसरा काटो, वरना आप उसको भी काट दोगे, इधर से आपके पास टाइम नहीं बचेगा, तो जो उसमें मिलना था ना उससे भी जाओगे, ठीक है। तो उसमें मैंने देखा, फिर मैंने वो, और उसमें मेरे 96 मार्क्स थे आउट ऑफ 100। तो ये अकाउंटिंग की बात है, 100 में से 96 मार्क्स थे, और वो 20 मार्क्स का क्वेश्चन था वो अकेला। तो अगर उसमें मेरा ध्यान नहीं जाता ना, मैंने क्वेश्चन में अगर लापरवाही की होती तो मेरे 20 मार्क्स कट चुके होते। मतलब ठीक है, कुछ स्टेप मार्किंग पार्शियल मार्क्स मिलते, स्टिल मतलब बहुत मार्क्स कट जाते मेरे। तो इसलिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए, ठीक है, सिली मिस्टेक्स करना नहीं है। इंडियस के नंबर नाम जरूर याद रखें, ABC एनालिसिस पे पूरा भरोसा नहीं करना है, ठीक है। जितना हो सके आप कोशिश करें कि सारा कवर करें। एंड स्टडी मैट के सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टडी मैट में आप TY के इलस्ट्रेशंस ये सब अच्छे से करें। तो ठीक है, आप कुछ पॉइंटर्स मैं अलग से एक बार बता देता हूँ कि क्या क्या। जहाँ तक क्लासेस की बात है तो यार क्लासेस मैंने ली थी प्रवीण जिंदल सर से, एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट आई रिग्रेट, क्योंकि उनकी मैंने क्लासेस ली, फिर क्लासेस के बाद उनके नोट्स से पढ़ा, उनके क्वेश्चन सॉल्व किए उनके मैथ से, मतलब उनका जो मॉड्यूल्स थे। उसके बाद जब मैंने इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल सॉल्व करने लगा तो मुझसे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स उन्होंने क्लास में मिस करवा रखे थे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स, कुछ चीज़ें के नोट्स गलत भी लिखवा रखे थे। आज भी मेरे पास उनके नोट्स रखे हुए हैं जिनमें बहुत गलतियाँ हैं, और मतलब बहुत चीज़ें यार उन्होंने करवाई नहीं। तो मैंने स्टडी मैट जब देखा तो देखा कि ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं स्टडी मैट में जो क्लास में कभी डिस्कस ही नहीं हुए। तो फिर मुझसे क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे थे। फिर मैंने किसी और टीचर के नोट्स मंगवाए, शर्मा सर के नोट्स मंगवाए मैंने, प्रवीण शर्मा सर के। उसमें देखा कि यार उसमें तो मतलब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा था। फिर मुझे रियलाइज़ हो कि यार गलत हो गया हमारे साथ, मतलब गलत हुआ है, बहुत एक तरह से काइंड ऑफ फ्रॉड हुआ है। फिर मैंने जिंदल सर का यूट्यूब चैनल खोला कमेंट करने के लिए, तो देखा कि वहाँ पे कमेंट्स ही ऑफ हैं हर वीडियो पे। तो मुझे और डाउट क्रिएट हुआ, क्योंकि क्लासेस लेने से पहले मैंने अपने सीनियर से कंसल्ट किया था, तो सब लोग यही बोलते थे कि यार चाहे प्रवीण शर्मा सर से ले लो चाहे जिंदल सर से ले लो, एक ही बात है। बट
वो गलत था। मैंने क्लासेस ली, मैंने खुद अब मुझे अब क्या हो रहा है मुझे नहीं पता। मैंने जनवरी 2020 में क्लासेस ली थी, तो उसका मुझे तो बहुत रिग्रेट रहा। फिर मैंने स्टडी मैट पढ़ा उसके बाद मैंने, आप मानेंगे नहीं, इंड एएस भी मैंने पूरे स्टडी मैट से पढ़े। इंड एस 115 116 ये 100+ पेजेस के इंड एस हैं ये, और वो भी मैंने स्टडी मैट उसका जो आप मेरा मॉड्यूल देखोगे ना, पूरे में मैंने पेन चला के पूरा एक चीज़ पढ़ के एनालाइज कर रखा है, ठीक है। तो इसलिए आई वॉन्ट रेकमेंड जिंदल सर पर्सनली। कुछ लोग मे बी से एग्री ना भी करें, और कुछ लोग, देखो मुझे हेट देने की जरूरत नहीं है, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। उसके बाद मैंने खुद से पढ़ा सारा। अब रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स है, इतना बड़ा इंडेक्स है, उसमें इतने प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। स्टिल जिंदल सर ने सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया था, जो स्टडी मैट के इलस्ट्रेशन है, एक भीलवाड़ा जबलपुर हाईवे करके टोल प्लाजा वाला क्वेश्चन है, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर वाले जो कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आता है, तो वो वाला एक सॉल्व कराया हुआ है सिर्फ। तो तब मुझे रियलाइज़ हो गया कि यार मतलब मैं गलत जगह फंस गया। उसके बाद मैंने खुद ही मतलब वो किया, कुछ रिवीजन वीडियोज़ रेफर करी, अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाए, चार्ट्स बनाए एफआर के। मैंने एफआर के चार्ट्स बना रखे हैं। तो हाँ, एक चार्ट्स वाली चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। कोशिश करो कि जब आप एक इंडेक्स पढ़ लो ना पूरा, तो उसके बाद आप अपने खुद के चार्ट्स बना लेंगे। जैसे काफ़ी टीचर्स के आते भी हैं, तो अगर वो रेफर कर सकते हो तो अच्छी बात है। और खुद के बनाओ, इफ़ यू हैव सफिशिएंट टाइम, तो दैट इज़ योर ऑन कॉल, वो आपकी कॉल है कि यार आप बना सकते हो चार्ट्स कि ये इंडेक्स है, इसमें ये प्रोविजंस है, ऐसे ट्रीटमेंट होगी, ताकि कल को जब आपको रिवाइज करना हो ना, तो आप चार्ट पे बस नज़र मारो, एक पेज पे, सिंगल पेज पे आपका पूरा इंडेक्स कवर हो रहा है। तो आपको ऐसे पेज पलट के एक लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है। चार्ट में आप देखो कि ग्राफिकल फॉर्म में आपने बनाया होगा, तो आप उसको अच्छे से, आपको जल्दी और वो कंसाइज वे में पूरा एक समराइज्ड रोड मैप मिल जाता है कि यार पूरा इंडेक्स हमें क्या क्या ट्रीटमेंट बताता है किस किस चीज़ का, ठीक है। कमिंग बैक क्लासेस, यार आप कोशिश करो कि मतलब आई वुड रेकमेंड प्रतीक जगाती सर, मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, उनकी रिवीजन वीडियोस देखी है मैंने। तो आप प्रतीक जगाती सर से ले सकते हो, भाविक चौकसी सर से भी ले सकते हो, प्रवीण शर्मा सर से, इनसे ले सकते हो। जिंदल सर पर्सनली आई वॉन्ट रेकमेंड, मैंने आपको बता दिया रीज़न। मटीरियल अगर आप बात करो तो स्टडी मटीरियल जो है ना इंस्टीट्यूट का, दैट इज़ सुप्रीम। सभी हर फैकल्टी के, हर ऑथर की बुक से सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका इंस्टीट्यूट का स्टडी मैट। मैं नहीं बोल रहा कि टीचर्स के गलत होते हैं, बट स्टडी मैट इज़ सुप्रीम। हमेशा स्टडी मैट के सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने चाहिए, चाहे वो इलस्ट्रेशन हो, चाहे वो टेस्ट योर नॉलेज हो, चाहे वो कई बार ना चैप्टर के बीच में से बॉक्स के अंदर एग्जाम्पल करके दिया हुआ होता है, वो भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये लोग ना उसको क्वेश्चन फॉर्म में फ्रेम करके और इसमें एग्जाम में पूछ लेते हैं। उसके बाद कोशिश करो आपके रिविजन्स के बाद ना आप वो बनाओ, एक टाइम निकालो, रिविजन के बाद आप टाइम निकालो कि मैं एमटीपी लिख पाऊँ। आप एमटीपी लिख पाओ, क्योंकि एटलीस्ट 1 एमटीपी आई वुड रेकमेंड कि यार 1 एमटीपी आप जरूर लिखो। और उसको कैसे लिखो, इंस्टीट्यूट का कोई उठा लो, जरूरी नहीं है कि आपको पेड टेस्ट सीरीज ही बाई करनी है। इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट उसकी वेबसाइट पे आते हैं और आपको पुराने भी गूगल पे मिल जाते हैं। तो मॉक टेस्ट लो, एक 3 घंटे का टाइम फ्रेम सेट करो, एक रियल एग्जाम की तरह उसको लिखो, ताकि घर पे आपके ऊपर आप एग्जाम प्रेशर को घर पे एक बार डील कर पाओ, ताकि वहाँ जाकर के आपको नर्वसनेस ना हो, एक्चुअल एग्जाम में जाकर के आप पैनिक ना हो। तो घर पे अगर आप 3 घंटे का टाइम लेके बैठोगे, उसको एक्चुअल एग्जाम की तरह आप अटेम्प्ट करोगे, आपको पता लगेगा काफ़ी चीज़ें कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे, आपको प्रोविजंस याद आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ठीक है ना, आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे, आप सिली मिस्टेक्स कर रहे हो या नहीं कर रहे, आपसे पेपर कंप्लीट हो रहा है नहीं हो रहा, आप लेजिबल राइटिंग में लिख पा रहे हो या नहीं लिख पा रहे हैं ना, आप डिसीजन मेकिंग सही से कर रहे हो या नहीं कर रहे। तो काफ़ी चीज़ें होती है, इसीलिए हम कहते हैं कि यार आप फाइनल मैच खेल के जाने से पहले ना आप प्रैक्टिस मैच कर लिया करो घर पे। सीधा मैदान में उतरने की जरूरत नहीं है, पहले घर पे प्रैक्टिस करके जाओ, पूरा इक्विप्ड होकर जाओ, ताकि वहाँ पे जाके आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना हो। तो कोशिश करो एटलीस्ट 1 एमटीपी आप ज़रूर लिखो। आरटीपी एटलीस्ट जिस जो अटैम्प्ट आपका है उस अटैम्प्ट की आरटीपी तो मस्ट है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है 1 या 2 क्वेश्चन तक सिर्फ फिगर्स चेंज करके 1 या 2 क्वेश्चन सेम भी रिपीट हो जाते हैं। तो आरटीपी, एमटीपी और स्टडी मैट तो मस्ट है, इसमें आपको ज़रूर करना चाहिए। दूसरा, ये आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो कभी भी क्वेश्चन को पढ़ो मत। कोई भी आप इंडेक्स कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उसको अपने हाथों से सोल्व करो। हो सकता है आप उसको पढ़ोगे ना, आपको लगता है कि चलो ठीक है, इसमें ये ट्रीटमेंट ऐसे ट्रीटमेंट हम बहुत बार करते हैं ऐसे कि इसको ऐसे सोल्व किया और ठीक है हो जाएगा। बट जब हम एक्चुअल में करने बैठते हैं ना, अब मान लो वही क्वेश्चन आपके सामने पेपर में आ गया, तो आपको क्वेश्चन देख के पता लगेगा अच्छा वही क्वेश्चन है, बट आप लिखने लगोगे ना, तो क्योंकि आपके हाथों की प्रैक्टिस नहीं है, तो आपके दिमाग से आपने पढ़ा था, तो आपको दिमाग को तो याद है कि वही क्वेश्चन है, बट आप अटैम्प्ट करने लगोगे ना, आपसे अटैम्प्ट नहीं हो पाएगा वो। और ये रियलिटी है, ये खुद मैंने एक्सपीरियंस करी है, मेरे एक फ्रेंड्स ने भी एक्सपीरियंस करी है कि वो सिर्फ पढ़ के गए ना, तो वो अटैम्प्ट ही नहीं कर पाए, इसके बावजूद भी उन्होंने वो क्वेश्चन देखा हुआ था। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में गलती कभी भी ना करें कि सिर्फ हम रिव्यू कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप खुद के जितना हो सके आप शॉर्ट नोट्स बनाओ, चार्ट्स बनाओ। लास्ट डे रिवीजन की जहाँ तक बात है, तो मैंने तो यार अपने चार्ट्स जो थे ना मेरे फुल फ्लैच, वो चार्ट्स ही सारे एक बार रिवाइज कर लिए थे कि यार प्रोविजंस रिवाइज है, क्योंकि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस उस टाइम नहीं हो सकती एक दिन में। कुछ लोग हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करके रखते हैं कि जो आपको लास्ट डे देखने हैं। अभी कुछ ट्रिकी चीज़ें हैं, जैसे मैं कुछ क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ,
उसमें एक नई चीज़ निकल करके आती है जो मुझे ध्यान रखनी चाहिए थी, मुझे याद नहीं थी, तो उसके लिए ना एक सेपरेट एक अलग जगह पे एक नोटबुक ले लो या कुछ भी, वहाँ पे आप लिखते जाओ कि FR में इस क्वेश्चन में ऐसा ऐसा केस था, उसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, उसमें ये था, इसका ट्रीटमेंट ऐसे करना है, जो एक नई नई, ताकि आपको अगली बार वो सिर्फ की पॉइंट्स जो उसका उसमें जो सीखने वाली चीज़ थी वो आप अलग से आपने लिख रखी है, ताकि सिर्फ उनको पढ़ो और उस क्वेश्चन को पढ़ने लायक ही आपका बेनिफिट हो जाए, ताकि पूरा पूरा क्वेश्चन बार बार रेफर ना करना पड़े। ठीक है, तो यही है, आप स्टडी मैट इंस्टीट्यूट का स्टडी मैट फॉलो करो, RTP MTP करो, रिटन प्रैक्टिस मस्ट है, एक MTP ज़रूर लिखो और वो MTP एक्चुअल पेपर की तरह लिखो, 3 घंटे का टाइम लेकर के, 3 घंटे बाद उसको सजेस्टेड आंसर से मैच करो कि आपका कहाँ पे एरर आ रहा है, कहाँ पे आपने गलत सॉल्यूशन किया या फिर आपने इंस्टीट्यूट से अलग मेथड से सॉल्व किया, वो भी देखो। अपनी प्रेजेंटेशन, हैंड राइटिंग वगैरह पे इन सब पे ज़्यादा टाइम लगने की जरूरत है नहीं। तो अभी इतना ही, आई होप आपके लिए हेल्पफुल होगा। एंड उसके बाद आपको कोई स्पेसिफिक क्वेरी है तो आप मुझे पिंग कर सकते हैं, मैं अपने टेलीग्राम का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो आप मुझे कभी मैसेज कर सकते हैं। तो आई होप विल बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, स्टडी वेल।